Hello everyone, welcome back to Ganesh Shala YouTube channel. Myself Babbi Rajput. So in this video we are going to solve the in-text question for the chapter Structure of Atom. So question number 1 we have, on the basis of Thomson's model of atom, explain how the atom is neutral as a whole. राइट सो हमें जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को ले करके उसका एग्जाम्पल ले करके आपको ये बताना है कि कैसे एक एटम है वो न्यूट्रल होता है। अब ये न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है, आपको पता है कि एक एटम में तीन चीजें पाई जाती है ना, राइट? कौन कौन सी होती है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक हमारा प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव का, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव का एंड न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है ना। तो न्यूट्रॉन को तो अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस पे जीरो चार्ज है, ठीक है। सो एक एटम ऐसा न्यूट्रल तब कहलाता है जब उस पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हो। जैसे कि मैंने बोला कि एक एटम है उसमें 12 इलेक्ट्रॉन है ना, और उसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? इसमें प्रोटॉन्स भी 12 है, राइट। सो मैं बोलूंगी कि दिस एटम इज व्हाट? दिस इज न्यूट्रल। दिस इज द स्टेट ऑफ न्यूट्रल, मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी इक्वल, राइट। तभी एक एटम को हम न्यूट्रल कहेंगे। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि एक एटम में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड लेट्स से 10 प्रोटॉन्स हैं। सो व्हाट हैपेंस हियर इज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? एक्स्ट्रा हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं जिसकी वजह से इस पे क्या चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सो दिस इज नॉट अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम और दिस इज नॉट अ न्यूट्रल एटम। ये कैसा कहलाएगा? ये नेगेटिव चार्ज वाला एटम कहलाएगा, और इवन हम उसको एटम नहीं आयन बोलेंगे, है ना। So to satisfy the condition of neutral, what we have to do, an atom should have the equal number of negative and the positive charge. Negative charge is the representation of number of protons and positive charge is the representation of number of protons. ठीक है, so देखते हैं, यही लिखा है यहाँ पे। According to J.J. Thomson model of an atom is made up of positively charged sphere and negatively charged electrons are embedded in it. तो जे थॉमसन को उस टाइम जो समझ में आया उन्होंने बोला, और उस हिसाब से उन्होंने बोला। इसको उन्होंने एक वाटरमेलन का एग्जांपल देके बताया था। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो रेड पार्ट होता है ना, जो आप वाटरमेलन का लाल लाल पार्ट खाते हो, मान लो, लेट मी सी इफ आई कैन मेक इट। ऑलराइट, सो यस, सो ये लाल लाल पार्ट है, ये क्या हो गया? वाटरमेलन का वो पार्ट हो गया जो हम खाते हैं ना। तो इन्होंने बोला कि एक एटम को आप वाटरमेलन से, इसको आप मतलब एग्जाम्पल देके समझा सकते हो, वाटरमेलन की तरह समझ सकते हो, ठीक है। सो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है वो बच्चा किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? और रेड पार्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि एक एटम है उसमें क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं, और जो आपको उसके सीड्स दिखते हैं वाटरमेलन के, उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ इसको डिफाइन किया था। एंड एक चीज उन्होंने ये भी बोली थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन शुड बी इक्वल, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल एंड हैंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। इनके मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, ठीक है। वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, या तो इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, है ना। आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए इसके लिए तो आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे मॉडल्स हैं वो एक्सप्लेन किए, राइट। सो आपको ये न्यूट्रलिटी तो समझ में आ गई होगी। So the question number 2 we have, on the basis of Rutherford's model of atom, explain which atomic particle is present in the nucleus of an atom. ठीक है। सो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है आपको ये बताना है। तो एक जानकारी आपको और दे देती हूँ कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी की थी। उन्होंने बताया था कि एटम के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? वहां पे प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस, सेंटर में प्रेजेंट होता है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो जैसे आपने पॉजिटिवली चार्ज सुना तो आपको समझ में आ गया, तीन तो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज, है ना। प्रोटॉन्स आपके क्या होते हैं भाई? दे आर पॉजिटिवली चार्ज। एंड आपके न्यूट्रॉन पे क्या होता है? जीरो चार्ज, है ना। तो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल पाया जाता है हमारे न्यूक्लियस में? दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों ही पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके दोनों ही न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का सेंस चार्ज जीरो है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज आपको नजर आता है। सो एज पर द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, द प्रोटॉन्स व्हिच आर पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ sketch of Bohr's model of an atom with 3 shells. तो शेल्स आपको पता हो कि ये हमारा न्यूक्लियस होता है, इसके आसपास ये शेल्स कहलाती हैं, है ना, राइट। सॉरी, ये डायग्राम थोड़ा सा
गलत हो गया, तो आप इसको सोलर सिस्टम से अपना मान सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको सोलर सिस्टम से कंपेयर करो, ये जो बीच वाला है इसको आप सन मान लो, ये जो न्यूक्लियस मैंने बनाया, और आसपास उसके प्लैनेट्स हैं जो अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, है ना। In the same manner, an atom is the representation of solar system. How? The middle part, that is the plus sign जिसमें मैंने आपको बना के दिखाया है, that is the representation of what? That is the representation of nucleus. एंड अराउंड दैट न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के आसपास आपकी शेल्स हैं वो प्रेजेंट होती है, और इन शेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट होंगे ये भी डिफाइंड है कि भाई इस शेल की इतनी औकात है कि भाई इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं हो सकते हैं, है ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमें बोहर, ये बोहर ने दिया था ये मॉडल, और इनके हिसाब से हमें क्या करना है, बोहर का मॉडल लेकर के हमें एक एटम ड्रॉ करना है जिसके पास 3 शेल्स हों, ठीक है। तो मैंने 3 शेल बना दी। पहली शेल होती है जो मतलब न्यूक्लियस से शुरू करते हैं, तो न्यूक्लियस के बाद वाली जो शेल है, मतलब फर्स्ट शेल है, उसको हम क्या बोलेंगे? के शेल। जो सेकंड शेल है वो है एल शेल, एंड थर्ड शेल इज एम शेल। तो ऐसे शेल्स है वो बढ़ती जाती है, लेकिन हमें 3 ड्रॉ करनी थी, ठीक है। तो के शेल को हम बोलते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल। ध्यान रखना पीछे से मत शुरू कर देना, यहाँ से ये वाली के नहीं हो जाएगी, है ना। आपको रिवीजन की जरूरत है, राइट। तो रिवाइज करते रहना और समझते रहना कहाँ से शुरू करना। तो न्यूक्लियस के बाद शुरू करते हैं, तो फर्स्ट इज के शेल जिसको हम फर्स्ट एनर्जी लेवल कहते हैं। Second is L shell, that is second energy level, and third is M shell, that is third energy level. ठीक है। Next is what do you think would be the observation if alpha particle scattering experiment, ये experiment है, ये रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। रदरफोर्ड was the one जिन्होंने ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया था, एंड दैट इज फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, राइट। सो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, कैरिड आउट यूजिंग अब ये बोल रहे हैं, अच्छा हमने क्या किया था वैसे, इन्होंने क्या किया था रदरफोर्ड ने, इन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली थी। गोल्ड क्या है आपका? एक मेटल है। तो इन्होंने क्या किया था, गोल्ड की फॉइल ली थी, एंड गोल्ड की फॉइल बहुत पतली होती है, आपने देखा होगा, जैसे कुछ मिठाई वगैरह होती है उसमें सिल्वर फॉइल भी होती है एंड गोल्ड फॉइल भी होती है, तो वो काफी पतली होती हैं। तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी बाहर निकल आते हैं ना। तो गोल्ड की फॉइल इन्होंने ली थी, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर हिम, क्योंकि ये बहुत थिन होती है, एंड इससे इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से निकल जाते हैं। अल्फा पार्टिकल्स या हम बोले जो अल्फा रेज होती हैं वो इजिली यहाँ से पास आउट हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप कोई थिक फॉइल ले लोगे तो उससे लाइट्स रेज होंगी, वो पास नहीं होंगी, वो रीबाउंड कर जाएंगी, मतलब वापस आ जाएंगी, ठीक है। सो यही बोल रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ मेटल अदर देन गोल्ड। तो बोल रहे हैं कि गोल्ड की जगह हमने कोई और मेटल फॉइल ली होती तब क्या होता, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि फॉइल ली कैसी हमने, ओके। सो रिजल्ट उस हिसाब से बदल भी सकते थे। सो इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग द गोल्ड फॉइल वाज यूज्ड बिकॉज गोल्ड इज अ मेलिएबल एंड कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, है ना। हमने देखा होगा मिठाई वगैरह की जो कवरिंग होती है ना, उस पर जो कवरिंग चढ़ाते हैं सिल्वर या गोल्ड की होती है, क्योंकि वो बहुत थिन होती है ना। अब लोहे की कवरिंग तो नहीं चढ़ा सकते ना, ठीक है। बट with other matters it becomes somewhat difficult, but it would not affect the observation. तो डिपेंड करता है कि आप अदर मैटर ले कैसा रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। मान लो आपने कोई ऐसा मैटर ले लिया जो बहुत थिक है, ठीक है। अगर थिन ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जर्वेशन ज्यादा चेंज नहीं होंगी, लेकिन थिक ले लिया तो क्या होगा, जो अल्फा रेज जा रही है वो रीबाउंड करके वापस आ जाएंगी, मतलब ये पास नहीं होंगी, इससे पास नहीं होंगी, ठीक है। रीबाउंड मतलब वापस आ गई, ठीक है। अगर वापस आ गई तो फिर ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ऑल्सो वी यूज अ मेटल शीट ऑफ इंक्रीज थिकनेस, इट मे नॉट गिव द करेक्ट रिजल्ट, है ना। अगर हमने थिक मेटल शीट ले ली, थिकनेस ज्यादा है, तो उससे रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। एंड इफ वी यूज अ थिक फॉइल, अगर हमने थिक फॉइल ली, देन मोर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वुड बाउंस बैक। बाउंस बैक मतलब ये इस तरीके से वापस आ जाएंगे। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि भैया इससे पास होंगे। जब इससे पास होंगे तभी तुम्हें पता चलेगा ना कि कहाँ पे न्यूक्लियस और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लेकिन तो बाउंस बैक, हर लाइट रे बाउंस बैक होके जा रही है, हर लाइट रे बाउंस बैक होके जा रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे न्यूक्लियस है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने, उनका वो भी साइंटिस्ट थे, उनका भी दिमाग चला होगा, हो सकता है उन्होंने भी पहले थिक मेटल ली हो, ठीक है, और उन्हें उससे रिजल्ट ना आए हो, फिर उन्होंने दोबारा ट्राई किया हो एंड गोल्ड फॉइल ली हो। गोल्ड फॉइल पतली मेलिएबल होती है, उसको हम थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल ली, और गोल्ड फॉइल की वजह से ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम दी 3 सब अटोमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख रहे हो बार बार रिपीट हो रही है ना। सब अटोमिक मतलब एक एटम में क्या क्या पाया जाता है, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक आपका प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन। और ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन ने की थी, एंड
न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी। रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इस पे -1 +1, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, 0। एंड एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें, C फॉर कूलम, अच्छा आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो ये लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁹ C। C मतलब कूलम्ब होता है, कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ पे लिखा है -1.6 और इसके जस्ट नीचे लिखा है +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, क्योंकि आप देख सकते हो -1 +1, ठीक है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। एंड इन केस ऑफ न्यूट्रॉन इज 0 अगेन। मास की बात करें तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10⁻⁻31 kgs। प्रोटॉन का मास होता है, वो होता है, इसमें आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा तो सही से लिख लेना, 1.6 सही है, ठीक है, 16 नहीं है, इंटू 10⁻⁻19, sorry, it's this one, yeah, 1.6 into 10⁻⁻27 kgs। है ना, सेम अप्रॉक्स न्यूट्रॉन का भी होता है 1.6 into 10⁻⁻27 kgs, है ना। लोकेशन की बात करें तो ये हमारा एटम है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं इस वजह से। और एटम के आसपास जो शेल्स होती हैं उसमें कौन रिवॉल्व करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो ये आउटसाइड द न्यूक्लियस हो गया, एंड दे बोथ फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव, हीलियम एटम हैज एटॉमिक मास 4 यूनिट। वी नो, हमने 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स भी याद किए थे, मास नंबर भी याद किए थे, एलिमेंट्स एंड उनके सिंबल्स भी याद किए थे। सो हीलियम एटम आपका होता है, कैसे होता है, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन के बाद आता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास 4 है, ठीक है। तो इसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में। पूछ रहे हैं न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं हीलियम के पास, तो वो हम देखते हैं न्यूट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो A इज इक्वल्स टू Z प्लस N। हम A एटॉमिक मास का रिप्रेजेंटेशन होता है Z प्रोटॉन्स का और N न्यूट्रॉन्स का, है ना। इन केस ऑफ हीलियम A आपका 4 है, A मतलब एटॉमिक मास 4 है। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स भी उन्होंने 2 दे रखे हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स आपको निकालने तो आप मैथ्स लगाओगे और आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 मिल जाएंगे। तो हीलियम के पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं, आपको आंसर करना है, क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। हाइड्रोजन का, चलो मैं लिख देती हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है आपका, या इसको और अच्छे से लिखें तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हाइड्रोजन के पास, वो है 1। एंड इसका जो एटॉमिक मास है, ठीक है, इसका जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, दैट इज ऑल्सो 1। आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल राइट, सो फिनिश हो गया हमारा, ठीक है, पार्ट 1 इज फिनिश्ड। अभी थोड़े क्वेश्चन और बचे, मे बी 6 to 7, राइट। पार्ट 2 जल्दी आएगा। स्टे अपडेटेड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर हेल्थ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।